गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। देखो, सबसे पहले नया वर्ड आया है हमारे लिए, ये टोराइड। तो टोराइड क्या होता है? देखो, टोराइड एक क्या होता है, यानी एक ये वर्ताकार छल्ला होता है जिस पर तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं और ये बीच में से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। और जो हमारे तांबे के तार होते हैं इनमें क्या करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण इसके जो अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप टोराइड के बारे में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। टोराइड क्या होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि टोराइड क्या होता है, ठीक है। सीधा डेरिवेशन आता है कि किसी टोराइड के भीतर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बाहर के लिए भी बताऊंगा मैं और इसके जो अंदर ये स्पेस है इसके लिए भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो डायग्राम मैंने बना दिया है सेम जैसा कि हमने अभी जो इससे लास्ट वाला वो किया था हमने डेरिवेशन पिछले वीडियो में, सेम ऐसा ही है ये भी। इसमें क्या करते हैं हमने मान लिया कि माना आर त्रिज्या का क्या है, एक टोराइड है। देखो हमने क्या किया कि जो हमारा एक टोराइड है इसके अंदर हमने क्या, एक वर्ताकार आर त्रिज्या के वर्ताकार छल्ले की कल्पना कर कर इसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने, आर है, यानी इसके अंदर कोई बिंदु पी है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि माना एक टोराइड है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। और इसके देखो जो ये टोराइड या वर्ताकार होते हैं इनमें हम प्रति एकांक लंबाई में छल्ले, मतलब जो हमारे क्या होते हैं, फेरे होते हैं, उनकी संख्या n लिखते हैं, यानी प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है। तो हमने इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं हम, जो मैंने बताया कि माना क्या है, एक माना एक टोराइड जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। ये हो गई हमारी, इसकी फालतू कुछ नहीं लिखेंगे हम, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बात होगी। अब इसमें प्रवाहित धारा कितनी मान ली हमने, आई है। तो ये भी क्लियर हो गई होगी। अब हमने मान लिया कि जो टोराइड है, टोराइड के भीतर कोई बिंदु क्या है हमारा, P है, यानी जो डॉट किया हुआ है मैंने, ये क्या मान लिया हमने, बिंदु P है। तो हम क्या मानते हैं कि जो टोराइड है, टोराइड के भीतर, यहाँ पे माना भी लगा सकते हैं हम, माना टोराइड के भीतर कोई बिंदु P है। तो आई होप प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। जिस पर हमें, क्योंकि हमें अंदर ही तो ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये बताओ, जब हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अब ये बताओ इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो हमने मान ली n, ठीक है। अब इसमें प्रवाहित धारा मान ली हमने I, तब पूरी कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी कि I जो नेट होगी हमारी, अब यहाँ से जो कुल धारा है, देखो हमारी एकांक फेरे में तो, यानी एकांक लंबाई में तो प्रवाहित धारा है I, ठीक है। जब फेरों की संख्या कितनी है n, अब सिंपल सी बात है, जब हमारी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, अब जो इसकी लंबाई होगी, परिधि तो होगी, तो इसकी जो परिधि होती है कितनी होती है, 2πr। तो 2πr लंबाई में जो हमारे फेरों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2πrn की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो कुल धारा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल फेरों में मल्टीप्लाई कर देती है। तो कुल फेरे हमारे कितने आ गए, 2πrn, ये हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो समीकरण क्या हो गई हमारी, ये 1 हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो एक बार और देखो कि ये बताओ, एकांक लंबाई में तो हमारे फेरे हैं n,
और इसकी पूरी जो लंबाई है परिधि के रूप में, अब परिधि कितनी हो जाए 2πr, तो इस लंबाई में इसके फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या कर देंगे n में मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि n फेरों में तो है प्रवाहित धारा I, तो इतने फेरों में कितनी हो जाएगी कुल धारा, तो I की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये जो हमारा अनुप्रयोग है एम्पियर का है, एम्पियर के परिपतीय नियम का अनुप्रयोग है, तो इसमें क्या है हम एम्पियर के नियम का परिपति मतलब एम्पियर का जो परिपतीय नियम है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस वर्तीय पथ पर जो बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर, हमेशा देखो जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर होते हैं इनकी दिशा हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, एक ही दिशा में है, अतः वर्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का समाकल। अब ये बताओ वर्तीय पथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, यही तो होता है। अब हमें पता है कि बी डी एल जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें क्या लगा देते हैं हम, कोस थीटा लगा देते हैं, लेकिन थीटा के स्थान पर है 0, तो ये क्या हो जाएगा बी डी एल। अब हमें पता है कि जो डी एल है इसकी परिधि है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2πr, समीकरण क्या हो गई 2। चूँकि हमें पता है कि जो एम्पियर के परिपतीय नियम से, अब एम्पियर का जो परिपतीय नियम है वो क्या है, ये है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू आई नेट, यही तो होता है, सिंपल सी बात है। समीकरण क्या मान लिया हमने 2। अब हमें पता है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो इनके जो RHS है RHS भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण 1 व 2 से जो हमारा b गुणा 2πr है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा म्यू नोट, और आई नोट की जो वैल्यू है हमारे पास आई नेट की कितनी है, I गुणा 2πrn। अब यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल, तो जो b की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी म्यू नोट I। तो आई होप सभी के क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यदि मैं कह लगूँ कि टोराइड के बाहर, ठीक है, अब ये बताओ जो टोराइड के बाहर है, टोराइड के बाहर ले लगूँ मैं, और टोराइड के बाहर क्या कर दूँ, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब ये बताओ क्या होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या आएगा म्यू नोट आई नेट। अब ये प्यारे बच्चे बताओ, ये हमारा क्या है टोराइड है। अब यहाँ से हमने धारा प्रवाहित की, केवल इसमें ही तो प्रवाहित होगी, या मैं यहाँ पे ले लगूँ उसको पॉइंट को, यहाँ पे लेते हैं जब हम पॉइंट, तो क्या है धारा तो उसमें प्रवाहित हो रही, लेकिन यहाँ पे कुल धारा कितनी है हमारी 0, क्योंकि ये क्या है परिपथ से बाहर बिंदु है। तो परिपथ से बाहर बिंदु होने के कारण जो हमारी आई नेट होगी, आई नेट का मान कितना होगा 0, तो यहाँ से जो हमारी बी की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 0, ठीक है। तो हम यहाँ से कह देते हैं कि अतः टोराइड के बाहर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होती है 0 होती है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या है हमारी जो कुंडली है, कुंडली के जो बीच वाला पार्ट है, देखो इस वाले पार्ट में भी क्या होगी 0 होगी। अब इसके बाद हम क्या लिखे, तथा इसी प्रकार कुंडली के बीच वाले, ठीक है, खोखले भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। पता लग गया 0 क्यों होता है, हमारा ये डेरिवेशन हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। देखो दो समांतर धारावाही चालक क्या है, हमने मान लिया हमारे पास क्या है कि 2 चालक तार है हमारे पास, ठीक है, माना 2 चालक
तार है जिसमें एक में से धारा प्रवाहित है I1, ठीक है, और दूसरे में धारा कितनी प्रवाहित है I2। सिंपल सी बात है। अब हमें पता है कि जब धारा हमारी इस दिशा में प्रवाहित होती है तो जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा क्या होगा, क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक है। और इस तार के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर, क्योंकि इसमें तो इस दिशा में होगा और इसमें अंदर की ओर होगा। अब जो लगने वाला बल है, सिंपल सी बात है, हमें क्या ज्ञात करना है, लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। अब हमने तार ये तो मान लिया P Q और ये मान लिया हमने R S, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो इसके बारे में हम कुछ आपको कुछ तथ्य भी बताएंगे और इनके बीच की दूरी हमने मान ली R, ठीक है। सबसे पहले देखो डेरिवेशन करते हैं। देखो क्या करते हैं हम कि माना दो तार पी क्यू व आर एस एक दूसरे के समांतर आर दूरी पर रखे हैं। देखो आर दूरी पर ही तो रखे हैं, ठीक है। अब क्या लिखते हैं कि माना दो लंबे सीधे समांतर तार पी क्यू व आर एस कागज तल में है, ठीक है। यानी क्या है, कागज तल में है। अब सिंपल सी बात है, यानी कि कागज तल का मतलब है कि ये कल्पना करिए हमने कागज तल में रखे, अब कागज तल में है और जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, स्मॉल आर ले लो से, ठीक है, स्मॉल आर है और इनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या है, चित्रानुसार, ये भी लिख दूं मैं, चित्रानुसार धाराएं क्या है, देखो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। चित्रानुसार धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें पता है कि इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या है, हम जो ये तार है, देखो इस तार के कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं, देखो इस तार में धारा प्रवाहित है और किसी तार के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो अब लिखते हैं हम कि पी क्यू, जो हमारा तार पी क्यू है, ठीक है, यानी पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बताओ आर एस के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा कितना होगा, हमने मान लिया इसके कारण इसके बिंदु पे कितना है, B1 है, ठीक है। तो B1 बराबर कितना होगा, ये बताओ, किसी तार के कारण एम्पेयर के परिपतीय नियम में हमारा सूत्र आया था μ0/2 इंटू में I1/R आया था ना प्यारे बच्चों फॉर्मूला। समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब हम क्या है, पी क्यू के कारण जो आर एस पर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, बी बराबर μ0/2 इंटू I1/R, ठीक है। तो क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब हमें पता है कि जब उस तार पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो उस पर क्या एक बल भी लगेगा, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर एस की लंबाई पर लगने वाला बल, अब हमें पता है कि जो आर एस की लंबाई पर लगने वाला बल है F बराबर क्या है, I2/B1L, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है बराबर बिल। अब हमें ये बताओ, लंबाई तो दोनों की सेम है, हमने कैपिटल L लंबाई मान ली और उस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कितना है, B1 है, और उस तार में प्रवाहित, दूसरे तार में प्रवाहित धारा कितनी है, I2। क्या लगा देते हैं यहाँ पे, बिल साइन। अब हमें पता है कि कागज तल के क्या रखे है, लंबवत रखे हैं, तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू साइन 90। तो यहाँ से बताओ F बराबर, ये हमारा क्या है, देखो I2, ठीक है। अब ये बताओ जो B1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, μ0/2 इंटू कितनी है, I1/R मल्टीप्लाई में L। अब ये बताओ यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी F बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई
तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगी I1 इंटू I2 अपॉन R, और इंटू में कितना है ये L। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। और ये सूत्र हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 सालों से क्या है, लगातार या तो डेरिवेशन आ रहा है या फिर इसके न्यूमेरिकल आ रही है। ठीक है, ये या हम ये भी कह सकते हैं कि F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर। देखो ये देता है कि किसी चालक तार एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये क्या देता है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो एकांक लंबाई का मतलब है कि उसने F अपॉन L की वैल्यू दे दी, वो जितनी भी न्यूटन प्रति मीटर देगा। ठीक है, तो आई होप सभी की क्लियर हो गई होगी। अब एक इसमें नोट पॉइंट लिखता हूँ मैं प्यारे बच्चों। देखो जब जो तार है हमारे, देखो लिख लेना तुम ही, मैं तुम्हें की पॉइंट लिख देता हूँ। जो तार है, यदि इनमें जो धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो इनके बीच जो लगने वाले बल की प्रकृति होती है वो कैसे होती है, आकर्षण। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्या है कि जब दोनों तारों में धारा की दिशा एक ही होती है तो इनके बीच, आता है भी क्वेश्चन, लगने वाले बल की प्रकृति आकर्षण होती है। यानी कि जब धारा एक ही दिशा में होती है तो इनका जो बीच लगने वाला बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब जो दूसरा पॉइंट है क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि एक तो फॉर्मूला निकलवा लेगा हमसे, और दूसरा ये क्या देता है कि इस बल की जो प्रकृति है कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होगी। ठीक है, तो क्या है कि जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब लगने वाले बल की प्रकृति प्रतिकर्षण होती है। यानी जो धारा है हमारी, एक तो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और एक इस दिशा में, तो लगने वाले जो बल की प्रकृति होगी हमारी क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ये बताओ यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। अब देखो इससे ही हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है 1 एम्पियर की। क्या बन जाती है, 1 एम्पियर की। ठीक है, यानी 1 एम्पियर की यहाँ से धारा वो बन जाती है हमारी, वो भी कैसे, एम्पियर की। देखो ये बताओ, हमें पता है कि जो F बराबर होता है हमारा, F बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है, यदि मैं I1 बराबर I2 बराबर क्या लिख दूँ, 1 एम्पियर। ठीक है, और L बराबर ही क्या ले दूँ, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ से बताओ हमारा म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बताई थी 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 और अपॉन में 2 पाई, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा, 2 गुणा 10 की पावर -7, ये बच गया हमारा न्यूटन। अब हमें पता है कि, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये बताओ, हम ये मान ले चलो F, हम इसके L यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, तो क्या आ गया हमारी, न्यूटन प्रति मीटर। सिंपल सी बात है। या F बराबर 1, देखो यदि हमारी धारा भी 1 एम्पियर है, L भी हमारी 1 एम्पियर है, तो क्या बच गई हमारी, R बच गई। R भी हम क्या लेते हैं यहाँ पे, 1 मीटर है, L 1 मीटर है, R 1 मीटर है। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो F अपॉन L बराबर किसका आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है इतनी। ठीक है, 2 पाई से कैंसिल कर दिया तो F की जो वैल्यू मिलेगी, चलो F की रखो सीधा, F की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर मिल गई। तो यहाँ से देखो 1 एम्पियर की जो परिभाषा मिलेगी, तो क्या है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है। देखो इससे बन जाती है हमारी कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, यानी जो तार है हमारे क्या है, 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों में प्रवाहित कराए जाने पर, ठीक है, इनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल
क्या है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का होता है। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम कि क्या कि एक, देखो इनसे रिलेट करना और पढ़ना फिर। ठीक है, 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों में प्रवाहित कराए जाने पर इनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना लिखना है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।